हेलो दोस्तों। तो हमारी जो थ्योरी थी 6वें नंबर की बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो 5 थ्योरी है, उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट कल पर। तो वो 6वीं थ्योरी जो मोर एक्सेप्टेबल है, करेक्ट है, उसी को भी हमने एक्सप्लेन किया है। इससे आगे हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमने बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज कीमोजेनिक, जहां केमिकल्स के फॉर्मेशन की बात थी। सेकेंड बायोजेनिक, जहां यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के फॉर्मेशन की बात थी। और जब यूकैरियोटिक बन गई, न्यूक्लियस आ गई, तो उसमें सेल डिवीजन होगा, जहां फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर की बात थी। फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इस तरह से लाइफ की ओरिजिन है। तो हमारी जो 6वीं थ्योरी है बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो वाकई में करेक्ट है, जो हमको बताती है लाइफ की ओरिजिन ऐसे ऐसे हुई। बाकी उससे पहले की हम 5 थ्योरी जब आपको पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये थ्योरी करेक्ट नहीं है, बट पढ़नी है हमको। तो देखेंगे बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जहां पर हमने सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्स की बात की थी। तो सिंपल एलिमेंट्स आपको पता ही है, CHO NPS। CHO से ग्लूकोज बनता है। CHO से क्या बनता है? ग्लूकोज। CHON से हमारा अमीनो एसिड बनता है, और CHONS से हमारा फैटी एसिड बनता है। तो सिंपल जो एलिमेंट्स थे, तो हमने बताया कि जो एलिमेंट्स थे पानी में इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, बिजली कड़कने के कारण इकट्ठे हुए। तो C और H मिले, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, तो मीथेन बन गई। N और H मिक्स हुए तो अमोनिया बन गई, और H और S से हाइड्रोजन बन गई। और बिजली के कड़कने से वाटर वेपोराइज हुआ, तो H2O वेपर्स। तो CH4, NH3, H2 और H2O, इनको हम गैसेस ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कहते हैं। आ चुका ऑब्जेक्टिव गैसेस ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, CH4 NH3 H2 वाटर वेपर्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव आ चुका है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होती है 90%, इसलिए हम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग टाइप मानते हैं। आ चुका ऑब्जेक्टिव प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, तो आपका जवाब होगा रिड्यूसिंग टाइप। तीसरा ऑब्जेक्टिव आ चुका है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस फ्री फॉर्म में नहीं थी? तो आपकी O2। तो हम कह सकते हैं O2 एब्सेंट इन फ्री फॉर्म, ये भी आ चुका है। और O2 फ्री फॉर्म में नहीं थी, तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग टाइप का नहीं था, यानी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप का था, नॉट ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर? ड्यू टू 3O2 एब्सेंट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। 3 ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं। फिर हमने ये सिंपल थे, जब मिलाएंगे तो अमीनो एसिड बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और जो मॉडर्न एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन कैसे बनी थी उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपको 11th में थोड़ा सा बताया है। आगे इसी थ्योरी में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसी चैप्टर में। तो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने आते ही मीथेन को ऑक्सीडाइज किया, तो CO2 और H2O बन गया। NH3 को ऑक्सीडाइज किया तो नाइट्रोजन बन गई, पानी बन गया। और जब आपने देखा CH4 को ऑक्सीडाइज किया, CO2 और H2O बन गया, और NH3 को ऑक्सीडाइज किया तो नाइट्रोजन बन गई। और ऑक्सीजन ने किया, तो हमारे मॉडर्न एटमॉस्फेयर में जैसे आ गई CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब CO2 आप जानते हैं 0.04% है, आपकी बुक्स में 0.03 दिया है, बट हम उसको पढ़ेंगे 0.04, क्योंकि 0.01 एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होने से इंक्रीज हो गई है 0.01%। तो करेक्ट है 0.04% CO2 प्रेजेंट इन मॉडर्न एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन आपको पता ही है 78% है, और O2 आपको पता ही है 20.92, जिसको हम 21 पढ़ लेते हैं। तो मॉडर्न एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं उसमें आप पढ़ेंगे CO2 0.04%, नाइट्रोजन 78% और O2 21%। पता है आपको, इसलिए यहां नहीं लिखा है। क्लियर? तो अब हमारे जो अमीनो एसिड्स ग्लूकोज बने, अमीनो एसिड पे चार्ज था, और चार्ज के कारण अमीनो एसिड्स के साथ पानी की कुछ बूंदें कनेक्ट हो गई, जिनको हमने माइक्रोस्फीयर कहा। क्या कहा? माइक्रोस्फीयर। क्लियर?
तो माइक्रोस्फीयर और कॉन्जर्वेट्स का फॉर्मेशन हुआ जब पानी की बूंदें अमीनो एसिड के साथ अटैच हो गई। बोले अमीनो एसिड के साथ पानी की बूंदें कैसे अटैच हो गई? क्योंकि अमीनो एसिड पर चार्ज था, इसलिए पानी की बूंदें जुड़ गई। एक डीमर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी को बाइसाइकिल कहा। तो इन सबको अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे हम अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ में डिटेल में, इसलिए भी यहाँ पर ज्यादा नहीं बताया। अब हमारा जो कीमोजेनी कंप्लीट हुआ, फिर आप देख पा रहे हैं कि जब अमीनो एसिड बन रहा है तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड इज द सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की सिंपल फॉर्म है तो न्यूक्लिक एसिड भी प्रोटीन ही होता है, तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए एंड आरएनए, और जब शुरुआती स्टेज में जो बना था पहले आरएनए बना था, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी आता है फर्स्ट वर्ल्ड इज आरएनए वर्ल्ड। आगे सब डिटेल में आता चलेगा, तो फर्स्ट वर्ल्ड आरएनए था, तो फर्स्ट वर्ल्ड इज आरएनए। और हमको मालूम भी है डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जो एक्सपेरिमेंट है, जहां पे उन्होंने 77 न्यूक्लियोटाइड चेन वाला आरएनए बनाया था पहले लैब में, जब मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को लेकर मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया, इसी में आगे आएगा डिटेल में, तब भी पहले आरएनए बना। तो दो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी का, जहां पर उन्होंने 77 न्यूक्लियोटाइड चेन वाला आरएनए बनाया, और एक मिलर और यूरे का, जहां पर उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:2 2:1:2 में लेकर इलेक्ट्रिक चार्ज देकर जो बनाया वो आरएनए था। तो फर्स्ट वर्ल्ड इज आरएनए। जब सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड बना तो वो नेकेड था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर अप नहीं था, और हम जानते जब न्यूक्लियस नेकेड हो, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, तो ऐसी सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट बन गए, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को हम किंगडम मोनेरा में पढ़ते हैं। क्लियर? और जब न्यूक्लियस क्लियर नहीं है तो कभी भी सेल डिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि सेल डिवीजन 2 स्टेप में होता है। पहले डिवीजन इन न्यूक्लियस, जिसको आप पैरोकाइनेसिस कहते हैं, देन आफ्टर डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, जिसको आप साइटोकाइनेसिस, जिसको हम पढ़ चुके हैं। सेल डिवीजन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो पर डिपेंड करता है। क्लियर? हमने बताया जब सेल का साइज बढ़ता है तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ा, और फिर न्यूक्लियस का कंट्रोल धीरे धीरे पूरी सेल पर नहीं हो पाता, तो फिर न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करने के लिए 2 पार्ट्स में बट जाता है। तो जैसे ही न्यूक्लियस बटेगा, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन न्यूक्लियस, तो वो साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन साइटोप्लाज्म, 1 से 2 सेल बना। फिर हमने बताया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट डिवाइड नहीं होंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन आएगी न्यूक्लियस बनेगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। अब डिवीजन होगा, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में पढ़ा रहे थे। तो हमारे यूनिसेलुलर करते यानी किंगडम प्रोटिस्टा बन गया। और जब सेल डिवीजन होगा तो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनेंगे, और जब यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनेंगे तो हमारी जो लाइफ की बायोजेनी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वाली, वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सिंपल लाइफ आफ्टर सेल डिवीजन, मल्टीसेलुलर यानी कि कॉम्प्लेक्स लाइफ, जिसको आप कोएब्रोजेनी कहते हैं, कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें 3 बनेंगे, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया। इस तरह से हमारे पूरे क्लासिफिकेशन में हम 5 किंगडम पढ़ते हैं बायोलॉजी में। किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ते हैं, पूरा कॉलम प्रोटोजोआ, बॉल बॉक्स, ठीक है। फिर हम मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ते हैं, जिसके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। 3 किंगडम, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये सही मायने में हमारा जो बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ था, 6वीं थ्योरी, जिसको ओपरेन और हेल्डियन ने दिया था। तो बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपरेन और हेल्डियन ने दिया था, जिसको आगे पढ़ेंगे। उसके सपोर्टर थे मिलर और यूरे, क्योंकि मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूव किया गया। क्लियर? तो ये हमारा बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया, उसका बेस बन गया, जिससे हम आगे पढ़ते चलेंगे। और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने आपकी थ्योरी लिखी थी, फर्स्ट कॉस्मोलॉजी थ्योरी, वो नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा। तो आज हमने जो पढ़ा है, बिल्कुल तय मानना इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपको गारंटी से नीट में मिलेगा। थैंक यू।